Yes guys, good morning all of you. Today we are going to start new chapter in science, chapter 13 environment. ठीक है, our environment. देखो ये टोटली चैप्टर एनवायरनमेंट के बारे में है और इकोसिस्टम के बारे में. ठीक है, इस चैप्टर के अंदर एनवायरनमेंट के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में, ओजोन के बारे में, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में कवर अप किया गया है. अब नॉर्मली देखो एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है. अब जैसे हम लोग आजकल तरह तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं, हर तरह से एनवायरनमेंट का मतलब जो है वो अलग हो जाता है. जैसे हम लोग बोले आजकल का एटमॉस्फेयर मतलब वही एनवायरनमेंट. एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, हम लोग जनरली ये वर्ड्स यूज़ करते हैं. जब हम पेरेंट्स के साथ कोई भी बातचीत करते हैं तो हम लोग बोलते हैं आजकल एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, आप अपने बच्चों का ध्यान दो. या काफ़ी बार हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हेल्दी एनवायरनमेंट में काम करना चाहिए. ठीक है, जनरली एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारे आसपास का सराउंडिंग्स. ठीक है, इन अ सिंपल डेफिनेशन, इन अ सिंपल लैंग्वेज, एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? हमारे आसपास का सराउंडिंग. और वैसे अगर हम टेक्निकली, साइंटिफिकली अगर हम देखने जाएं कि एनवायरनमेंट क्या होता है, तो जैसे हम लोग बोलें कि गर्मी, समर चल रहा है, गर्मी बहुत है. ठीक है, रेनी सीज़न में बारिश हो रहा है, विंटर के समय ठंडी लग रही है, वो भी हमारा एनवायरनमेंट ही है. लेकिन तरह तरह के वर्ड एनवायरनमेंट के लिए यूज़ होते हैं. ठीक है, एनवायरनमेंट का एक ही मीनिंग नहीं होता. जैसे मैंने आपको बोला कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट हो या एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो. जैसे अगर मैं पूरे साल कंटिन्यूसली आपको डांट रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में नेगेटिविटी आ जाती है. ठीक है, नेगेटिविटी आ जाती है तो वो एक नेगेटिव एनवायरनमेंट हो जाता है. काफ़ी बार आपको क्लास में बूस्टअप मिलता है, आपको एक मॉरल सपोर्ट मिलता है. आप भले अच्छा परफॉर्म नहीं भी करो, उसके बावजूद आप खुश रहते हो क्योंकि आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है. ठीक है, पॉजिटिविटी मिलती है. तो उस वहाँ पर भी हम लोग क्या बोलते हैं, हम अब वो एनवायरनमेंट जो बायोलॉजिकल वाला एनवायरनमेंट है उसकी बात नहीं हो रही है. लेकिन एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि आपका मॉरल बूस्टअप हो रहा है, आपको एक मॉरल सपोर्ट मिल रहा है अच्छा खासा. ठीक है, जिसकी वजह से आप बूस्टअप हो रहे हो, आपके काम करने की इच्छा हो रही है, इच्छा क्रिएट हो रही है, आप इंटरेस्ट ले रहे हो. ठीक है, तो वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो गया. हम बोलते हैं नहीं नेगेटिव एनवायरनमेंट में नहीं जाना चाहिए. मतलब जहाँ आपकी इच्छाएँ क्रिएट नहीं हो रही है, आपको काम करने का मन नहीं हो रहा है, तो वो एक नेगेटिव एनवायरनमेंट हो गया. या शायद आप गलत रास्ते पे चले जा रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो. ठीक है, तो वो भी एक नेगेटिव एनवायरनमेंट हो गया. तो एनवायरनमेंट वर्ड जो है वो तरह तरह के तरीके से यूज़ हो रहा है हर जगह. यहाँ जो एनवायरनमेंट बायोलॉजी में दिया हुआ है वो एनवायरनमेंट जो हमारे सराउंडिंग्स होता है. लेकिन जैसे हम बोले हमारे क्लास का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, या कुछ बच्चे बोलेंगे अरे क्लास का एनवायरनमेंट बिल्कुल बकवास है. ठीक है, सबके व्यूज़ अलग अलग हैं, हर किसी को एक जैसी चीज़ अच्छी नहीं लगती. ठीक है, तो कुछ लोग बोलेंगे क्लास का एनवायरनमेंट का मतलब वही हो गए सराउंडिंग्स. ठीक है, जैसे सपोज कर लो कि यहाँ जो आगे आगे बैठे हैं उनकी ज़्यादा हिम्मत नहीं होती बात करने की, उनके आसपास वालों की भी हिम्मत नहीं होती, तो उनको एनवायरनमेंट अच्छा लगता है कि हाँ चलो क्लास साइलेंस रहता है. अगर वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो वो मस्ती करने वाले बच्चे हैं तो उनको शांति पसंद नहीं आएगी. ठीक है, लेकिन पीछे की तरफ अगर कुछ बच्चे पढ़ने वाले हैं और उनके आसपास बातें ज़्यादा हो रही है और उनको डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो वो क्या बोलेंगे, हमारी क्लास का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है. तो एनवायरनमेंट का सिंपल डेफिनेशन क्या है? आर सराउंडिंग्स. हमारी जो आसपास की सराउंडिंग्स हैं उसे एनवायरनमेंट कहा जाता है. समझ में आया? सो दिस इज अ एनवायरनमेंट. कि एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारे आसपास की सराउंडिंग्स. फिर वो तरह तरह के तरीके से हो सकता है. ठीक है, फिर वो गर्मी, सर्दी, बारिश वाला एनवायरनमेंट भी हो सकता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव एनवायरनमेंट भी हो सकता है, वो हेल्दी एनवायरनमेंट भी हो सकता है. जैसे हमारे बुज़ुर्ग बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि पहले की तरह अभी का जो मार्केट का जो है वो एनवायरनमेंट नहीं रहा. मतलब पहले लोग ज़्यादा मिलजुल के रहते थे, क्राइम वगैरह नहीं होते थे. ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता था. आज अगर आपको आजकल लड़कों को भी 10 से 15 मिनट लेट हो जाती है तो पेरेंट्स चिंता करते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है. ठीक है, तो इन अ सिंपल वे या इन अ सिंपल लैंग्वेज या इन अ जनरल वे, एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारे आसपास की सराउंडिंग. ठीक है, इसके बाद आ जाता है इकोसिस्टम. अब इकोसिस्टम दो चीज़ों से बना है, सिंपल याद रखना.
जिसके अंदर दो चीज़ें आ जाती है, क्या? बायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक है, बायोटिक एलिमेंट्स एंड एबायोटिक एलिमेंट्स। देखो ये सारे वर्ड्स आप 9th में यूज़ कर चुके हो, लेकिन फिर भी याद नहीं है हम लोग, तो हम रिविजन कर रहे हैं साथ में। बायोटिक का मतलब होता है कनेक्टेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, या बायोटिक को बोल सकते हैं दे आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और एबायोटिक का मतलब होता है दे आर कनेक्टेड टू नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इकोसिस्टम जो है वो बायोटिक और एबायोटिक को कॉम्प्राइज करके बना है। ठीक है, अब बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हम भी आ जाते हैं, ह्यूमन बींग्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिसका भी ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। इन अ सिंपल लैंग्वेज आप लोगों ने जो साइंस में सीखा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है, वी आर द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, लेकिन प्लांट्स भी बढ़ते हैं, जिसका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो सारे के सारे लिविंग में आ जाते हैं। ठीक है, और एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, एबायोटिक एलिमेंट्स कौन से हैं? जैसे टेम्परेचर है, रेन है, एयर है, वाटर है, ये सब क्या है? एबायोटिक एलिमेंट्स हैं। तो आपका जो इकोसिस्टम है वो बायोटिक और एबायोटिक से बना है। और एक याद रखना चीज़ कि इकोसिस्टम बायोटिक और एबायोटिक वो एक दूसरे से डिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब एबायोटिक फिर भी बायोटिक पे नहीं है, लेकिन बायोटिक एबायोटिक पे डिपेंडेंट है। हवा नहीं हुई तो आप जी पाओगे? आपका सर्वाइवल, बायोटिक फैक्टर्स जो भी हैं, ठीक है, हम सारी चीज़ों का, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हम लोग हैं, हमारा सर्वाइवल हवा नहीं होता तो। ठीक है, आप सोच रहे होगे शायद कि सर प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफ्स हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, सनलाइट से, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो तो खुद बनाते हैं, लेकिन सनलाइट नहीं हुई तो, हवा नहीं होता तो। ठीक है, तो बायोटिक टोटली एबायोटिक पे डिपेंडेंट हैं, बराबर। हवा नहीं होती, पानी नहीं होता तो। देखो इन चीज़ों में काफ़ी बार आप ऐसा बोलोगे सर कुछ पहले के ऋषि मुनि वगैरह या कुछ जो संत लोग होते हैं, ठीक है, जो संन्यास ले लेते हैं एक तरह से, वो सालों तक ऐसा सुना है कि बिना खाने के तपस्या वगैरह करते रहते हैं, लेकिन हवा तो चाहिए। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि बिना पानी बिना खाने के महीनों तक काफ़ी लोग ज़िंदा रहते हैं, ठीक है, और तपस्या करते हैं। वो साइंस के रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगेन हवा तो चाहिए। ठीक है, मतलब जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे एबायोटिक फैक्टर्स, आप बोलोगे कि नहीं चाहिए बायोटिक फैक्टर्स को, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई ना कोई एबायोटिक फैक्टर तो हमको चाहिए हमारे सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो इकोसिस्टम इससे बनता है। समझ में आया? इकोसिस्टम के अंदर क्या आता है? इकोसिस्टम के अंदर मेनली दो चीज़ें आती है, दैट इज़ बायोटिक एंड एबायोटिक। समझ में आया? बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, कनेक्टेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। समझ में आया? नॉन लिविंग में क्या आ जाएगा हमारा? एयर, वाटर, टेम्परेचर वगैरह आ जाएगा। ठीक है, और लिविंग प्लांट्स से चालू करो, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, देखो ये सीरीज़ में क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ है। ठीक है, फिर उनके ऊपर जो डिपेंड रहते हैं, हम लोग डिपेंड रहते हैं, जिनको हेट्रोट्रॉफ कहा जाता है। ठीक है, या जो प्लांट्स खाते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे आगे बताऊँगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले प्लांट्स आते हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, और कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, प्लांट्स तो आपको पता ही है कि वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, दे आर द ऑटोट्रॉफ। लेकिन इसके साथ बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, दे आर नॉट हेट्रोट्रॉफ्स। मतलब सारे बैक्टीरियाज नहीं, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं, दे आर द ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया। ठीक है, एग्जाम्पल्स के नाम जो हैं हम बाद में देखेंगे, विचित्र हैं, और वैसे भी आपको है नहीं यहाँ पे, लेकिन सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। उन बैक्टीरियाज को हम ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, और जो दूसरों पे डिपेंडेंट है, जैसे हम लोग दूसरों पे डिपेंडेंट है हमारे खाने के लिए, हम हमारा खाना खुद का खुद नहीं बनाते, तो उन्हें क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफ कहा जाता है। समझ में आया? नाउ कम टू द चैप्टर। See, we have heard the word environment often being used on the television, in newspapers, and by people around us. Our elders tells us that the environment is not what it used to be earlier. कि पहले की तरह environment नहीं रहा है,
ठीक है, जैसे मैंने अभी अभी बोला कि हमारे एल्डर्स, हमारे फोर फादर्स या हमारे पेरेंट्स जो हैं वो ऐसा बोलते हैं कि पहले की तरह एनवायरनमेंट नहीं रहा है। ठीक है, अब उसके दो मतलब होते हैं, वो सही में गर्मी की बात कर रहे हैं, जैसे आजकल ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग चल ही रहा है करके बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण, ठीक है, एंटार्क्टिक में हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली जो स्नो है वो मेल्ट होता जा रहा है और पानी का लेवल इंक्रीज़ होता जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? गर्मी की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो हम उस वे से भी बोल सकते हैं कि एनवायरनमेंट पहले जैसा नहीं है, और हम जनरली हमारे आसपास का जो लोग हैं या मार्केट हैं या तौर तरीके हैं वो भी बदल गए हैं, जिसकी वजह से भी हम बोल सकते हैं कि एनवायरनमेंट पहले जैसा नहीं रहा है। See, others say that we should work in a healthy environment. कुछ लोग बोलते हैं कि हमें एक अच्छे एनवायरनमेंट में काम करना चाहिए ताकि हम बूस्ट अप हो सकें। And global summits involving the developed and developing countries are regularly held to discuss environmental issues. और global summits का मतलब देखो, summit का मतलब होता है चोटी भी होता है, लेकिन यहाँ पे चोटी की बात नहीं हो रही है भाई, हाइट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है मीटिंग्स की। ठीक है, जो भी ग्लोबल लेवल पे मीटिंग्स होती है उसमें ये हमेशा चर्चा की जाती है एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में कि इस कंट्री के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट है, यहाँ पे ऐसे लोग हैं, यहाँ पे वॉर ज़्यादा है, यहाँ पे शांति है। ठीक है, तो वो एनवायरमेंटल इश्यूज़ जो भी ग्लोबल लेवल पे हैं, क्योंकि हर कंट्री कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ आज की डेट में कनेक्टेड है ही, क्योंकि हमने अभी सोशल में देखा था ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, हर कंट्री को जब अपने आप को डेवलप करना है तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ अपने ऊपर डिपेंडेंट, हाँ देखो, आपको आगे नहीं बढ़ना है, आपको डेवलप नहीं होना है, आपके पास जो है उसी से आप संतुष्ट हो, तो ग्लोबलाइजेशन का कोई काम नहीं। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ते जाना है तो ग्लोबलाइजेशन का मेन रोल रहता है, क्योंकि हर चीज़ के लिए आप अपने आप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। ठीक है, एक फार्मर होता है ना, एक फार्मर भी दूसरे फार्मर पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट रहता है, क्योंकि वो अपने खेत में हर चीज़ नहीं बना सकता। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, ठीक है, अदानी हैं, अंबानी हैं, क्या वो हर चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं जो उनको चाहिए? ठीक है, ऑलमोस्ट वो सारे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं आज की डेट पे। ठीक है, वो सारे सेक्टर्स में तरह तरह के फील्ड में काम कर रहे हैं, तरह तरह का प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि हर प्रोडक्शन कर रहे हैं वो जो उनको चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमको अपने लाइफ का जो फुलफिलमेंट करना है, जो नीड्स हैं, चलो नीड्स तो छोड़ दो, मैंने पहले भी बोला कि नीड्स हमारी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जो हमारी वांट्स हैं, डिज़ायर्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए हमको कहीं ना कहीं दूसरों पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। नाउ सी, कम टू द इकोसिस्टम एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। See, all organisms such as plants, animals, microorganisms and human beings as well as the physical surroundings मतलब वही air, water, temperature, ठीक है, interact with each other and maintain a balance in nature। तो सारे के सारे organisms मतलब living organisms की बात हो रही है, biotic factors की बात हो रही है, plants हैं, microorganisms हैं, human beings हैं, animals हैं, ये सारे के सारे क्या है? living है, biotic है। देखो डबल वर्ड यूज़ करो, मैं डबल वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ? मैं लिविंग भी बोल सकता हूँ, क्योंकि फिर कुछ समय के बाद कुछ बच्चे बायोटिक भूल जाएंगे, तो आप अपने आप को बार बार याद दिलाओ कि बायोटिक मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और उसके आसपास का जो दूसरे फिजिकल फैक्टर्स हैं, एयर, वाटर, टेम्परेचर वगैरह, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं और हम एक बैलेंस मेंटेन करके चल रहे हैं। All the interacting organisms in an area together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem। देखो लिखा हुआ है, सारे के सारे interacting organisms मतलब ये हमारी बात कर रहे हैं, ये living organisms की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं? नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स। देखो कंपोनेंट्स, पार्ट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स सबका मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ऊपर लाइन में लिखा हुआ था वही नीचे मतलब दिया हुआ है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट कर रहे हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, नॉन लिविंग फैक्टर्स के साथ, मतलब एयर, वाटर, टेम्परेचर के साथ, और एक बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। मैंने इकोसिस्टम में आपको क्या बताया पहले? इसके अंदर सिर्फ दो चीज़ें आती हैं। कौन सी दो चीज़ें आती है? बायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक है, बायोटिक का मतलब क्या होता है? बायोटिक का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एबायोटिक का मतलब होता है, ठीक
ठीक है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, समझ में आया? तो इकोसिस्टम के अंदर मेनली ये दो चीज़ें आती है, वो याद रखो, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक एग्जाम्पल तो याद आएगा, ठीक है, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपके आसपास का जो भी सराउंडिंग के फैक्टर्स हैं वो आप ले सकते हो। सी दस एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स कंप्राइजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स and abiotic components comprising physical factors like temperature, rainfall, wind, soil and minerals। ठीक है, तो एबायोटिक में ये सारे आ जाते हैं और बायोटिक में लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। इकोसिस्टम जो है वो किससे बना है? कॉम्प्राइज का मतलब होता है बना किससे, किससे बना है? बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मीन्स एंड एबायोटिक मीन्स, ठीक है, बायोटिक में क्या क्या आ जाता है? प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वी ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तुम में से कोई नहीं हो तो बोल देना ह्यूमन बींग। और एबायोटिक में क्या आ जाता है? हमारा सराउंडिंग। अब सराउंडिंग में क्या क्या है जो लिविंग नहीं है वो आप खुद सोच लो। ठीक है, ऑक्सीजन है, मतलब एयर है, विंड है, सॉइल है, मिनरल है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, वाटर है। ठीक है, जो भी नॉन लिविंग होना चाहिए वो आप ले सकते हो। Then guys, for example, if you visit a garden, ध्यान देना अब, if you visit a garden you will find different plants such as grasses। ठीक है, ग्रास भी प्लांट ही है। काफ़ी बच्चों को लगता है ग्रास कहाँ प्लांट होता है, तो भी उसको उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है। ठीक है, ट्रीज, फ्लावर बेरिंग प्लांट्स लाइक रोज। ठीक है, मतलब ऐसे प्लांट्स जिसमें से फ्लावर्स ग्रो होते हैं, जैसे रोज़ है, लोटस है, जैस्मिन है, सनफ्लावर है। एंड एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, ये सारे आपको गार्डन में कहीं ना कहीं मिलते हैं। ऐसे तो स्नेक भी मिलता है, स्पैरोज भी मिलती हैं, ठीक है, बर्ड्स भी मिलते हैं। ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड देयर ग्रोथ, reproduction and other activities are affected by the abiotic components of ecosystem। देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स गार्डन के अंदर क्या हैं? प्लांट्स हैं, छोटे मोटे एनिमल्स हैं, ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और लिविंग की बात कर रहा हूँ, बायोटिक हम होते ही हैं। ठीक है, लेकिन चलो कहीं ना कहीं छोटे मोटे एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते ही हैं। ठीक है, इनका ग्रोथ, इनका रिप्रोडक्शन, इनका डेवलपमेंट कहीं ना कहीं आसपास के जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, सो अ गार्डन इज एन इकोसिस्टम। अब गार्डन को हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज़ एन इकोसिस्टम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक दोनों चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, लिविंग फैक्टर्स भी आ जाते हैं और नॉन लिविंग फैक्टर्स भी यहाँ पे आ जाते हैं। सी अदर टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स आर फॉरेस्ट, पॉन्ड्स एंड लेक्स। लेकिन ये कौन से हैं? ये नेचुरल हैं। देखो दो तरह के इकोसिस्टम होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल आपको पता है जो कुदरती होता है, जो खुद ब खुद बनता है वो नेचुरल है। ठीक है, और जो हम बनाते हैं कहीं ना कहीं वो क्या हो गया? मैन मेड हो गया। मैन मेड का मतलब होता है आर्टिफिशियल, जो कुदरत ने नहीं बनाया, नेचर ने नहीं बनाया, जो खुद ब खुद नहीं बना है वो क्या है? वो आर्टिफिशियल है, वो मैन मेड है। तो जो गार्डन है वो क्या है? खुद ब खुद बन जाता है गार्डन। ठीक है, लेकिन जो फॉरेस्ट है, पॉन्ड्स हैं, लेक्स है, नेचुरल है, ये सारी चीज़ें नेचुरली बन जाती है। एक्वेरियम, ये खास करके पूछा जाता है, एक्वेरियम आर्टिफिशियल है, हम बनाते हैं, इंसान बनाता है, अपने घर के ऊपर घर में रखता है, या होटल्स वगैरह में आप देखोगे कि होता है एक्वेरियम। ठीक है, सी दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम वाइल गार्डन्स एंड क्रॉप फील्ड्स आर ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। गार्डन और क्रॉप्स, जो भी आपका खेत होता है, फील्ड होता है, फील्ड के अंदर क्या खुद ब खुद फील्ड बन जाती है क्या? नहीं। अब इसमें आपका ये क्वेश्चनिंग हो सकता है कि सर काफ़ी बार बारिश के बाद हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं खुद ब खुद प्लांट वगैरह ग्रो हो जाते हैं। तो जो खुद ब खुद हुआ, जहाँ पे आपका 1% भी रोल नहीं है, आपका 1% भी रोल अगर है ना, तो वो मैन मेड हो जाएगा।
आपका इन्वॉल्वमेंट है अगर उसमें तो वो मैन मेड हो जाएगा, और वो खुद ब खुद अगर ग्रो हो गया, आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा। समझ में आया? Now come to the next page. See, we have seen in earlier classes that organisms can be grouped as producers, consumers and decomposers according to the manner in which they obtain their sustenance from the environment. तो यहाँ पे बोला गया है कि ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप होते हैं, क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप होते हैं, क्या होता है, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स, देन कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स में क्या आता है, फटाफट फटाफट जल्दी। प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है, वैसे प्रोड्यूसर आप टीवी में भी देखते हो ना, प्रोड्यूसर पिक्चर बनाने वाला, क्या बोला मैंने, पिक्चर जो बनाने वाला होता है उसे प्रोड्यूसर कहते हैं। ठीक है, और प्रोड्यूसर अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होता। अब तुम हर तरह से पिक्चर वाले प्रोड्यूसर को मत लेके आना, ठीक है, कि सर वो उसका खाना तो कोई और बनाता होगा ना, कुक बनाता होगा, ऐसा नहीं भाई। आपको जनरली याद रखने के लिए बताया जा रहा है कि प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है, जो खुद प्रोड्यूस करता है, जो, और यहाँ पे साइंस में प्रोड्यूसर का मतलब क्या है कि जो दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं, ठीक है, जो ऑटोट्रॉफ है, ऑटो खुद ब खुद के लिए बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट्स जो हैं, और मैंने क्या बताया, प्लांट्स के साथ कुछ बैक्टीरियाज जो है, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, प्लांट्स के साथ कुछ ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक है, देवांशी हमको बताएगी कि विद द हेल्प ऑफ सनलाइट खाना कैसे बनाया जाता है, प्लांट्स कैसे बनाते हैं। हाँ, मतलब उसमें होता क्या है, हाँ, तो एब्जॉर्ब जब होता है मतलब लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, और कन्वर्ट किस में हो रही है, ठीक है, लाइट एनर्जी जो है यहाँ पे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, और ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो एक पिगमेंट होता है, विच पिगमेंट, दैट इज़ अ क्लोरोफिल, वो होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो ये पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, और प्लांट्स, ये प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब लाइट एनर्जी जिसे कहा जाता है उसे एब्जॉर्ब करते हैं और उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और वो खुद का खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूसर में आ जाएंगे, प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियाज एंड सर्टेन बैक्टीरियाज। ठीक है, बहुत सारे नाम है उसके। फिर कंज्यूमर्स, देखो नॉर्मली कंज्यूमर का मतलब होता है जो कंज्यूम करता है। अब कंज्यूम करता है, अब कल मैं सोच रहा था, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स भी करवाता हूँ, मैं कॉमर्स भी करवाता हूँ, तो कहीं ना कहीं वहाँ और इसके साथ मैं कनेक्ट कर रहा था चीज़ें। तो कंज्यूमर का जनरली मतलब होता है जो कंज्यूम करता है, कंज्यूम करता है मतलब जो यूज़ करता है। नॉर्मली कंज्यूम का अगर हम साइंस को हटा दें, नॉर्मली कंज्यूम का मतलब होता है यूज़ कर रहे हो। जब आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो तो उसे कंज्यूम कहा जाता है, और क्योंकि तुम यूज़ कर रहे हो उसे कंज्यूमर कहा जाता है, और मार्केट की भाषा में उसको कस्टमर भी बोलते हैं। इकोनॉमिक्स और कॉमर्स की भाषा में कंज्यूमर और कस्टमर एक होता है, लेकिन यहाँ पे हम कस्टमर वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे कंज्यूमर। अब मेरा एक यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि क्या ये कंज्यूम नहीं करते हैं क्या? देखो साइंस की भाषा में अगर साइंस के अकॉर्डिंग जाएंगे ना हम लोग, तो आप हमेशा इसको प्रोड्यूसर ही बोलते हो, लेकिन अगर मैं जनरल लैंग्वेज को मिक्सअप करूं, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, आपको याद यही रखना है, लेकिन मैं जनरली डिस्कस करना चाहता हूं कि एक जनरल मीनिंग जो कंज्यूमर का होता है ना, वो क्या होता है कि जो कंज्यूम कर रहा है, जो यूज़ कर रहा है, जो भी जो चीज़ यूज़ कर रहा है उस बंदे को कंज्यूमर कहा जाता है, क्योंकि वो कंज्यूम कर रहा है। बराबर। हाँ, हाल फिलहाल साइंस में हम लोग कस्टमर वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, कंज्यूमर। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या ये कंज्यूम नहीं करते हैं क्या?
जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर में कौन आते हैं, डिस्कस करो, प्लांट्स आते हैं। क्या प्लांट्स कुछ भी कंज्यूम नहीं करते हैं क्या? तो वो भी कंज्यूमर कहलाने चाहिए ना। लेकिन अगर मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा तो तुमको कहीं ना कहीं वो याद ना हो जाए कि ये लोग भी कंज्यूमर हैं। हाँ, वैसे क्यों नहीं? या तो मुझे इस सवाल का जवाब दे दो, भले आप पूछ के आना, जहाँ से भी पूछ के आना हो आपको, तरह तरह के, ये कंज्यूमर क्यों नहीं कहला सकते? कंज्यूमर का जनरल मीनिंग क्या होता है? जो कंज्यूम करता है। मतलब देखो, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, हर सब्जेक्ट अपनी डेफिनेशन अलग देता है, उनका व्यू अलग हो गया। साइंस के अकॉर्डिंग हम इनको कंज्यूमर नहीं बोल सकते, क्योंकि साइंस के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बोलते हैं कि जो खाना खुद का खुद बनाते हैं उन्हें कंज्यूमर अप नहीं बोलते। और अगर हम जनरल इंग्लिश लैंग्वेज ले लें, कंज्यूमर का मतलब होता है जो कंज्यूम करता है, तो कंज्यूम तो ये भी करता है। तो हम इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसको याद नहीं कर सकते। हर जगह आपको अलग अलग मीनिंग, जैसे मैंने बोला कि अगर मैं आपको अभी सोशल करवा रहा होता और उसमें इकोनॉमिक्स करवा रहा होता और कंज्यूमर वर्ड आता तो मैं कस्टमर बोलता चलता। यहाँ मैं कस्टमर नहीं बोल सकता, क्योंकि वहाँ पे कस्टमर का मतलब होता है जो मार्केट जाके खरीद रहा है। ठीक है, अब कस्टमर का दूसरा नाम कंज्यूमर इसलिए रखा गया है, पहला नाम कंज्यूमर नहीं। ठीक है, कस्टमर का दूसरा नाम कंज्यूमर इसलिए रखा गया है क्योंकि वो कंज्यूम कर रहा है। अब मैं उस वे से अगर आपसे पूछूं तो ये कंज्यूम करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना, फ्री में करते हैं, सनलाइट कर रहे हैं ना, ये भी तो कंज्यूम कर रहे हैं, और उस सनलाइट को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट? तो ये भी कंज्यूमर हुए। मुझे इसका कुछ जो साइंस में इंटरेस्टेड लोग हैं, जिन्होंने मेरे को बोला था कि हम बचपन से साइंस में इंटरेस्टेड लोग हैं, और प्रोग्रेस ने भी हमको बोला था, विकास ने, कि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो मुझे उस चीज़ का थोड़ा जवाब डिस्कशन करें, मज़ा आएगी। ठीक है, हाल फिलहाल आपके पास जवाब नहीं होगा क्योंकि ये कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। ये मैंने इसलिए सोचा बिकॉज आई एम टीचिंग इकोनॉमिक्स ऑल्सो। ठीक है, बाकी साइंस के टीचर में के दिमाग में शायद ये नहीं आएगा कि ये कंज्यूमर ये भी हो सकते हैं करके, क्योंकि मैं जनरल वे से जा रहा हूँ। यस, नहीं, टेक योर टाइम, बाद में डिस्कस करेंगे अच्छे से, अभी शायद वाला नहीं चाहिए मुझे। सिट। ठीक है, सो दे आर द प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे आर द ऑटोट्रॉफ। अगर हम शॉर्ट में चले जाएं, कंज्यूमर क्योंकि हम इन्हें कंज्यूम करते हैं। अब कंज्यूमर में तरह तरह के कंज्यूमर आ जाते हैं। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर आ जाते हैं, उनके बाद वाले कंज्यूमर आ जाते हैं। ठीक है, अब हर्बीवोरस आ जाते हैं, कार्निवोरस आ जाते हैं, ओमनीवोरस आ जाते हैं। डीकम्पोजर, सफाई करने वाले कर्मचारी। ठीक है, जो सफाई करते हैं ना, डीकम्पोजर्स वो है, मतलब साफ सफाई, समाज को क्लीन करने वाले ये लोग हैं। ठीक है, समाज को क्लीन करने वाले ये लोग हैं, डीकम्पोजर्स, ये सफाया। ठीक है, देखो मैं पहले मस्ती मजाक में, जब आज से 10 साल पहले साइंस पढ़ाता था, तब मैं मस्ती मजाक में इनके लिए बोलता था कि आपने रास्ते में कभी कोई बर्ड या एनिमल मरते हुए तो देखा ही होगा, बराबर? और 3 दिन के बाद वो आपको नहीं भी दिखता होगा, या शायद उसकी काफ़ी बार हाफ बॉडी दिखती होगी। डेड बॉडी जो है उस एनिमल की काफ़ी बार आपको 2 से 3 दिन के अंदर वो हाफ बॉडी भी दिखती होगी। ठीक है, अब उसमें ए ई ऊ ये सब नहीं करना है, आपको यहाँ पे कुछ बोला नहीं जा रहा है, आपको सिर्फ आपने देखा है, और हर बच्चे ने देखा ही होगा। ठीक है, आप 10th में पहुँच चुके हो, आपने ऑलमोस्ट देखा होगा कि रोड साइड पे काफ़ी बार कोई बर्ड या कोई एनिमल मर चुका है। अगर उसको उठा लिया जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर उसको उठा लिया नहीं जाता है तो उसकी बॉडी सड़ जाती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं उसकी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, बराबर? अब डिकम्पोज हो जाती है तो उसको डिकम्पोज करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसे डिकम्पोजर कहा जाता है, बराबर? उसे क्या कहा जाता है? डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर्स कौन है? सफाई वाले कर्मचारी। ठीक है, और वो कब आते हैं? वो डेड बॉडीज़ के ऊपर ही आते हैं। ठीक है, वो डेड बॉडीज़ के ऊपर ही आते हैं। आप सोचो, अगर डिकम्पोजर नहीं होते तो
अगर डिकम्पोजर्स नहीं होते तो, ठीक है। तो ये वो हैं जो दूसरों की बॉडी पे डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन डेड बॉडीज़ पे। और कहीं ना कहीं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो बॉडी को डिकम्पोज करते हैं, वो कहाँ जाते हैं, मतलब वो पूरी बॉडी कहाँ चली जाती है? हाँ, पर वो खुद कहाँ जाते हैं? उड़ जाते हैं। देखो, जो हमारे लिए डेड बॉडीज़ या वेस्ट है, हम प्लांट्स और एनिमल्स के जो प्लांट्स हैं, जो लीव्स गिर जाते हैं, शेड होते हैं, ड्राई लीव्स वगैरह, और जो एनिमल्स की डेड बॉडीज़ हैं, जो हमारे लिए वेस्ट है एक्चुअली, वो ज़मीन के लिए खाना है। सॉइल के अंदर, सॉइल जो हम बोलते हैं ना, फर्टाइल सॉइल, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है। देखो, फर्टाइल सॉइल के अंदर जो तरह तरह के मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, वो कहाँ से ज़मीन के पास आते हैं? यहीं से आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं। जो बॉडी डिकम्पोज हो जाती है वो ज़मीन के लिए खाना है। जो ड्राई प्लांट्स या डेड बॉडीज़ और प्लांट्स और एनिमल्स हम जो बोलते हैं, जो हम एक तरह से फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं। फॉसिल फ्यूल नाम सुना है ना आपने? फॉसिल्स, ठीक है। लेकिन फॉसिल फ्यूल फ्यूल क्या है? एक एनर्जी है। देखो, गाड़ी के अंदर जो फ्यूल जाता है वो भी फ्यूल ही बोलते हैं, ठीक है। हम वुड को भी फ्यूल ही बोलते हैं क्योंकि वो भी जलता है, एनर्जी मिलती है, फॉसिल फ्यूल। लेकिन फॉसिल फ्यूल जो बनता है वो लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं उसको बनने में, डीके होने में, डिकम्पोज होने में। तो ये जो डेड बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं, वो ज़मीन के लिए खाना है भाई। वो मिट्टी में मिल जाते हैं। एक पौधा उगता है, ठीक है, हर जगह पौधा उग जाता है क्या? चलो, आपने नहीं उगाया, काफ़ी जगह खुद ब खुद भी उग जाता है, ठीक है। तो उस पौधे को खाना नहीं चाहिए क्या? इनको खाना नहीं चाहिए क्या? प्लांट्स को चाहिए ना। कहाँ से मिल रहा है वो? तरह तरह के फैक्टर्स हैं। खाली सनलाइट से मिल जाता है क्या? ठीक है, सनलाइट है, वाटर है, सॉइल के। अब सॉइल हो जाने से हम बोलते हैं कि अरे ये बंजर ज़मीन है। ज़मीन तो है, बंजर है, ठीक है। जैसे भाई मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, भाई किसी एक पतले से इंसान को खड़ा कर दो, अभी इसकी बॉडी के अंदर, इंसान तो है ही, बॉडी भी है, लेकिन बॉडी के अंदर जो नेसेसरी वाइटामिन्स और मिनरल्स होने चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, वो नहीं है, इसलिए इंसान कमज़ोर है। तो हम क्या करते हैं, जब बहुत कमज़ोरी होती है, जाते हैं हॉस्पिटल, इंजेक्शंस लगवाओ, बॉटल चढ़ाओ, ग्लूकोज चढ़ाओ, ये करो वो करो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर, बॉडी के अंदर कमी है और आप अपनी फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं कर पाते। तो वैसे ही सॉइल है, सॉइल को भी तो खाना चाहिए ना भाई, और वो खाना होगा तो प्लांट उगेगा, प्लांट उगेगा तो आपको खाना मिलेगा। तो पहले सॉइल को तो खाना खिलाओ। समझ में आ रही चीज़? तो सॉइल को खाना कहाँ से मिलता है? ये डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अगर आप रेगुलरली खाना अच्छे से नहीं खाते हो तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको दवाइयाँ लेनी पड़ती है, आपको टॉनिक्स लेने पड़ते हैं, आपको काफ़ी बार बॉटल चलानी पड़ती है, आपको इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, करना पड़ता है ना। तो ये क्या हुआ पता है? ये केमिकल फर्टिलाइज़र हुआ आपका। ये क्या हुआ? दवाई क्या है? केमिकल से बना हुआ है सब कुछ, बराबर। हम जो दवाइयाँ ले रहे हैं, इंजेक्शंस ले रहे हैं, ग्लूकोज का बॉटल चढ़ा रहे हैं, ये आपका केमिकल फर्टिलाइज़र है। और आप नेचुरली अच्छा खाना कर रहे हो तो वो आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, ठीक है, वो ऑर्गेनिक है। वैसे ही क्या होता है कि ज़मीन के पास अगर नेचुरली सारी चीज़ें हैं तो हमें केमिकल फर्टिलाइज़र ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। आप ज़मीन को काफ़ी बार अभी आजकल सुनते ही हो ना, हर देश जो है, इंडिया तो कम से कम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहा है। यूएस है या जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो तो बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र करते हैं 1 हेक्टेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। ज़मीन का जो 1 हेक्टेयर होता है 10,000 स्क्वायर मीटर, उसके अकॉर्डिंग वो काफ़ी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। और इंडिया जो है वो बहुत कम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करता है। लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र आप ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते कब हो? जब आप खाते पीता अच्छे से नहीं हो, ठीक है। अगर आपको नेचुरली आप अच्छा खाओगे तो आपको केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रही है चीज़ें? ठीक है। तो प्रोड्यूसर मीन्स प्लांट्स, कंज्यूमर जो कंज्यूम करते हैं, ठीक है। हेट्रोट्रॉफ जो होते हैं, उसमें हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, वी आर द ओमनीवोरस, ठीक है। कुछ जो एनिमल्स हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, ठीक है। और जो मीट वगैरह खाते हैं, वो सिर्फ मीट जो खाते हैं वो कार्निवोरस होते हैं, ठीक है। देन डिकम्पोजर मतलब जो सफाया करने वाले, हमने देख लिया।
Now guys, again come to the textbook. See, let us recall what we have learned through the self-sustaining ecosystem created by us above. Which organisms can make organic compounds like sugar and starch from inorganic substances using the radiant energy of the suns in the presence of chlorophyll? बोला गया है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं जैसे शुगर और स्टार्च है, और कहाँ से बनाते हैं? फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। और कैसे? यूजिंग द, जो हमें रेडिएंट एनर्जी मिलती है सन से इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अब देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी आपको बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर कौन सी दो चीज़ें आ जाती है। जो बच्चे साइंस में इंटरेस्टेड हैं जवाब दो। नहीं, मैं टोंट नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि तुम लोग इंटरेस्टेड हो। जैसे मैथ्स में उसका हाथ खड़ा हो जाता है लास्ट वाले बच्चे का, फिर भले 25 मार्क आते हैं 50 में से, और हाथ तो ऊपर हो जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स हैं जिसके मतलब उन कंपाउंड्स के अंदर दो चीज़ें होना कंपलसरी है। मिस येशा, नहीं याद है? सर पहले दिन पे सब कुछ पूछ लोगे। हाँ देवांशी, नंदनी, दूसरी नंदनी, पूजन, तुझे बोलना नहीं? अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, चलो वो भी ठीक है, याद रखो कि ना रखो, लेकिन उतना मेनली याद रखना है कि उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होता ही होता है, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट जिन चीज़ों के अंदर होता है वो ऑर्गेनिक है, और इनऑर्गेनिक का मतलब देयर आर नो कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट है, ठीक है। एक चीज़ याद रखो, उसका उल्टा आपको दूसरा याद रखना है कि जहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन होता ही है वो ऑर्गेनिक है, ठीक है, और इनऑर्गेनिक में कार्बन हाइड्रोजन नहीं होता। सी ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड द सर्टेन बैक्टीरिया, जो मैंने पहले आपको बोला, दे आर ऑटोट्रॉफ, सर्टेन कुछ बैक्टीरियाज, ठीक है। ऑल द ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया विच कैन प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस कम अंडर दिस कैटेगरी एंड आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स, ठीक है। कुछ सारे के सारे प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियाज जो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, व्हेन दे टर्न सनलाइट इनटू मींस लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है, जो भी उनका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसके बेसिस पे, वो सारे के सारे जो प्लांट्स हैं और कुछ बैक्टीरियाज, दे आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉफ, ठीक है, वो खुद का खाना खुद बनाते हैं। सी ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसर्स ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर सस्टेनेंस। दीज ऑर्गेनिजम्स विच कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस्ड either directly from producers or indirectly by feeding on other consumers are the consumers। तो बोला गया है जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है, वो उन्हें डायरेक्टली खाते हैं या दूसरे कंज्यूमर्स को खाते हैं। जैसे आज जो घास खाते हैं वो डायरेक्टली प्लांट्स खाएंगे, लेकिन जो कार्निवोरस हैं वो किसको खाएंगे? हर्बीवोरस को खाएंगे। और ओमनीवोरस क्या कहते हैं? जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ओमनीवोरस होते हैं, सारे नहीं, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो ओमनीवोरस में आते हैं, वो वेज भी खाते हैं, वो नॉन वेज भी खाते हैं, ठीक है। तो जो कंज्यूमर्स हैं डायरेक्टली या तो वो प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं या वो दूसरे छोटे मोटे कंज्यूमर्स को फीड करते हैं, मतलब खाते हैं, उन्हें हम लोग कंज्यूमर्स कहते हैं। कंज्यूमर्स कैन बी क्लासिफाइड वेरियसली एज हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस एंड पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या है? हाँ बोलो, जो भी आता हो। पैरासाइट्स भी क्या हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी वजह से आप बीमार होते हो, ठीक है। पैरासाइट्स आर वेरी हार्मफुल टू अस, जिनकी वजह से ज़्यादातर आपको डिजीज़ होता है, ठीक है। कैन यू गिव एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ दीज कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स? तो आपको तरह तरह के एग्जाम्पल्स, हर्बीवोरस में कुछ भी ले लो आप, गोट, काऊ वगैरह, ठीक है। कार्निवोरस में आपको पता ही है टाइगर, लायन आ जाएगा। ओमनीवोरस में इंसान आ जाएंगे, ठीक है। पैरासाइट्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे,
See, imagine the situation where you do not clean the aquarium and some fish and plants have died. Have you ever thought what happens when an organism dies? The microorganisms comprising bacteria and fungi break down the dead remains and the waste products of organisms. तो जब कभी किसी की डेथ हो जाती है, प्लांट्स की, एनिमल्स की, तो उस समय कौन अपना रोल निभाता है? जीवन में इसका रोल यही है, सफाया करना, ठीक है। डिकम्पोजर पूरी तरह से क्या करता है? उन्हें ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं, ठीक है, उन्हें ब्रेक डाउन करता है इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। These microorganisms are the decomposers, and as they break down the complex organic substances into simple inorganic substances that go into the soil and are used up once more by the plants. तो ये microorganisms कौन है? ये decomposers हैं। वो क्या करते हैं? they break down. What they break down? The complex organic substance हमेशा complex होते हैं, याद रखना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन आ जाता है और वो उसको सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। और सिंपल क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है और फिर से वो सारे जो पार्टिकल्स हैं, जो डिकम्पोजर इनको डिकम्पोज कर देता है, वो सारी चीज़ें कहाँ जाती है? फिर से ज़मीन में जाती है और ज़मीन को मिलती है ताकत, ठीक है। अब ज़मीन को ताकत नहीं मिलेगी तो ये पौधा उगेगा कहाँ से? पौधा उगेगा नहीं तो तुम रह जाओगे भाई, ठीक है। तुम बोलोगे सर हम पौधे नहीं खाते, ठीक है, हम ज़्यादातर नॉनवेज कंज्यूम करते हैं, ठीक है। नॉनवेज आपको कहाँ से मिलेगा? आप हर्बीवोरस पे डिपेंड हो, ठीक है। अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ नॉनवेज कंज्यूम करते हैं, ठीक है, लेकिन नॉनवेज आपको कहाँ से मिलेगा? आप कहीं ना कहीं हर्बीवोरस पे डिपेंडेंट हो, राइट। और हर्बीवोरस को खाना नहीं मिलेगा तो वो भी कम हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था कि 70 ईयर्स के बाद, और मैं हर बार ये एग्जांपल देता ही हूँ कि 70 साल के बाद इंडिया में चीता लाया गया, ठीक है। 70 साल पहले चीता, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेपर्ड। लेपर्ड की तो अभी कल न्यूज़ आई थी कि भुज के आसपास 2 लेपर्ड घूमते हुए दिखे, ठीक है। लेकिन लेपर्ड अलग होता है, लेपर्ड थोड़ा खाते पीते घर का है, ठीक है। ज़्यादातर आपको चीता और लेपर्ड में कन्फ्यूजन होता है, लेकिन चीता पतला सा होता है, ठीक है। और चीता को 70 साल पहले चीता यहाँ से गायब हो गए थे, मतलब एक्सटिंक्ट हो गए थे, ख़त्म हो चुके थे। उनको अफ्रीका से, नामीबिया से फिर से 70 सालों के बाद आफ्टर 70 ईयर्स इंडिया में क्यों लाया गया? क्योंकि हमारा जो फूड चेन है ना, वो बिगड़ रहा था, ठीक है। ये बहुत सारे हो जाएंगे और इसको कंज्यूम करने वाले कम होंगे तो आगे कंज्यूम करने वाले कम हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है सेकेंडरी कंज्यूमर जो हैं वो शायद प्राइमरी कंज्यूमर को ही कंज्यूम करते हैं, वो डायरेक्टली उनको नहीं खा सकते, ठीक है। अब शेर जो है वो डायरेक्टली घास फूस नहीं खाएगा, ठीक है। वो डिपेंड है हर्बीवोरस एनिमल्स के ऊपर ही। तो हर्बीवोरस एनिमल्स अगर कम हो गए तो, ठीक है। अब क्या हो रहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर लाया गया, एमपी के अंदर, नेशनल पार्क के अंदर, तो क्या हो रहा था कि जो चीता लाया गया, चीता जिस पे डिपेंडेंट है उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो हर्बीवोरस है और वो कहीं ना कहीं प्लांट्स जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये बैलेंस बिगड़ रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा हो गए हैं भाई, ठीक है। ये ज़्यादा हो गए हैं तो बैलेंस बिगड़ रहा है, बैलेंस बिगड़ रहा है तो इनको कम करना पड़ेगा। तो वो फूड चेन है पूरा का पूरा, ठीक है। अब सपोज कर लो कि स्नेक या ईगल ये सब कम हो जाते हैं, ठीक है, तो खेत के अंदर जो चूहे हैं वो खेती ज़्यादा बिगाड़ेंगे। कहीं ना कहीं स्नेक और ईगल जो हैं वो चूहों का शिकार करते हैं, वो भी खास खेत के अंदर, और खेत के अंदर चूहे जो है वो खेती बिगाड़ते हैं, ठीक है। तो ये फूड चेन है एक तरह से। ये क्या है? फूड चेन है। अगर चूहे ज़्यादा हो गए तो हो सकता है कि आपकी खेती बिगड़ जाएगी, और खेती बिगड़ जाएगी तो प्रोड्यूसर्स कम हो गए तो कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ये पूरा फूड चेन आपका बिगड़ जाने वाला है। समझ में आया?
Now see what will happen to the garbage and the dead animals and plants in their absence. Will the natural replenishment of the soil takes place even if decomposers are not there? Replenishment का मतलब होता है फिर से फुलफिल करना, क्योंकि देखो ज़मीन के अंदर आप कंटिन्यूसली जब कोई चीज़ ग्रो करते हो तो ज़मीन के अंदर का न्यूट्रिएंट कम होता जाता है। मैंने बहुत अच्छा खाया अपनी लाइफ में, लेकिन मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ और अब अपने खाने पे डिपेंड मतलब ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो क्या होगा, मैं वीक होता जाऊँगा धीरे धीरे। हाँ, जब तक मेरे में एनर्जी है तब तक चलता रहेगा, लेकिन जनरली अगर मुझे अब उतना खाना नहीं मिल रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, वीक होता जाऊँगा। तो मैं जो फिर से खाना डालूँगा अपने अंदर उसे रिप्लेनिश कहा जाता है, फिर से फुलफ़िल करना। जो चीज़ें यूज़ हो चुकी है उसको कवर तो करना है। तो अगर डिकम्पोज़र नहीं होंगे, मैंने क्या बोला, डिकम्पोज़र डिकम्पोज करते हैं किसको, डेड बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो डेड बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करके वो डिकम्पोज़र खाना किसको दे रहे हैं, ज़मीन को। तो जो अगर डिकम्पोज़र नहीं होते तो क्या होता, तो क्या ज़मीन जो है अपने आप को ऑटोमेटिकली खुद से खुद रिप्लेनिश करती। देखो ये तो जब होगा तब पता चलेगा, ठीक है, कि आगे चल के क्या फैक्टर्स आ रहे हैं। हाल फिलहाल इसकी डिस्कवरी नहीं हुई है, ठीक है, और टाइम टू टाइम चेंजेस आते ही हैं। जैसे इसकी डिस्कवरी हो गई कि प्रोड्यूसर्स जो हैं खुद का खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है आगे चल के। ये तो देखो आजकल खाना मिल रहा है, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है, शायद ऐसा टाइम भी आगे चल के आए कि ज़मीन को खाना ना मिले, डिकम्पोज़र ना हो तो कुछ और आ जाएगा शायद, ठीक है। कहीं ना कहीं ज़मीन जो है वो अपने आप डिपेंड होने लगे, तो वही क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, बिकॉज दे ऑल्सो डोंट नो। यहाँ पे हमसे वही क्वेश्चनिंग की जा रही है कि अगर डिकम्पोज़र ना हो तो क्या सॉइल अपने आप को फिर से खुद ब खुद रिप्लेनिश कर देगी। हाल फिलहाल इसका आंसर है ना, कि हमको डिकम्पोज़र चाहिए। डिकम्पोज़र डेड बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं और सॉइल को खाना मिलता है, सॉइल को फिर से ग्लूकोज मिलता है एक तरह से, ठीक है, खाना मिलता है, और वो अपने आप को फिर से एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है सॉइल, और उसके बेसिस पे जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट्स हैं, वो ग्रो हो रहे हैं, और अगेन पूरा तुम्हारा फूड चेन आगे कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, समझ में आया इतना?